अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, आज आपसे 3 बड़ी खबरें डिस्कस करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें हैं। सबसे पहली जो हमारी खबर है वो सुनने में कोई इतनी अच्छी नहीं लगती, उस पर थोड़ा सा आपको अपना तजिया भी बताएंगे और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक भी बताएंगे कि होने क्या जा रहा है। और वो खबर ये है कि पाकिस्तान और इंडिया ने जंग की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये एक रिपोर्ट आई है और इंडिया से ही एक रिपोर्ट आई है, उसी के बिहाफ पे आपको हम इसके बारे में कुछ बताएंगे। और उसके अलावा ये जो पानी का मसला हम बार बार डिस्कस करते हैं, इंडिया जिस पानी की धमकी दे रहा है, आया वाकई ये कोई मसला है भी या नहीं, इसके ऊपर हम आपको बताएंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान के जो इस वक्त दौरे जारी हैं, जो इंपॉर्टेंट दौरे पाकिस्तान कर रहा है, वो दौरे क्यों कर रहा है और उन दौरों के फवायद पाकिस्तान को क्या हो रहे हैं, ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर, पाकिस्तान पे एक इल्जाम लगाया जी राजनाथ सिंह ने, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इंडिया के। वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सेफ नहीं है। और आज हम आपको कंप्लीट डिटेल एक स्टोरी बताने जा रहे हैं कि बेसिकली इंडिया का जो अपना प्रोग्राम है उसकी हालत क्या है। पाकिस्तान का प्रोग्राम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल सेफ है, लेकिन जो इंडिया की प्रोग्राम है उसकी क्या हालत है, वहां से यूरेनियम चोरी हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, ये डिटेल से आपको बताएंगे। और उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी जी, मोदी साहब की जी तारीखी, अगर माजरत के साथ मैं वर्ड यूज कर रहा हूं कि उनकी छितरौल हुई है या उन्हें बहुत बुरा भला कहा गया है, या ये इस तरह की आवाजें तो पहले भी आ रही थी, लेकिन इंटरव्यू हुआ है करण थापर साहब का। वहां पे एक साहब है जो कि बड़े, आप ये कह सकते हैं कि इस तरह का इंसान है कि उसकी बात पे भरोसा किया जा सकता है। वो कौन है वो भी आपको बताएंगे। उन्होंने मोदी के साथ क्या किया है, ये भी एक कमाल की बात है, ये भी आज आप जानेंगे आज ही के वीलॉग में। तो डिटेल से ये तमाम स्टोरीज हम डिस्कस करते हैं और चलते हैं अपने वीलॉग की तरफ। तो नाजरीन, बैक टू द स्टोरी। सबसे पहली जो स्टोरी हमारे पास है कि पाकिस्तान और इंडिया बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं। ये बात हम क्यों कर रहे हैं आपसे, परवीन सहाने साहब एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के एनालिस्ट हैं इंडिया के, और ये इस तरह के एनालिस्ट हैं कि जिन्हें इंडिया में बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, क्योंकि ये इंसान शायद थोड़ा सा सच बोलता है और इसकी वजह से सच बोलने वाला कोई भी इंसान इस वक्त इंडिया में ऐसा नहीं है कि जिसे कोई पजीराई हासिल हो रही हो। तो जो परवीन सहाने साहब हैं, उन्होंने एक वीलॉग किया। एक तो हम आपको ये भी बता दें कि सहाने साहब वो हैं कि जिन्हें हम ये कह सकते हैं कि इन्हें वहाँ पे इस वक्त ख़तरा भी है, ठीक है, कि जिस तरह की वो बात करते हैं, जिस तरह से वो तमाम अपनी चीज़ों को बयान करते हैं और हकायक बयान करते हैं, उसकी वजह से इंडिया में उन्हें को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। और यकीनन आप जानते हैं कि आरएसएस की मेंटालिटी वहाँ पे प्रिवेल कर चुकी है, और ये आरएसएस वाले जो हैं, कोई भी ऐसा इंसान बर्दाश्त नहीं करते जो वहाँ पे सच बोलता हो। तो परवीन सहाने साहब का कहना यह है, या उनका मानना यह है कि पाकिस्तान और इंडिया इस वक्त बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं, और ये जो अभी पॉज आया है दरमियान में, ये पॉज का फ़ायदा उठाते हुए दोनों ममालिक इस वक्त अपने गैप्स को फिल कर रहे हैं। ये गैप्स किस चीज़ को मैं कह रहा हूँ, गैप्स वो होते हैं कि जहां जहां आपको पिछले मार्के में लगा कि आप यहां पे कमजोर थे या ये चीजें आपकी ठीक नहीं थी, आप उन चीजों को ठीक करने में लग जाते हैं। पाकिस्तान देखेगा कि इस पूरे स्नैरियो के अंदर पाकिस्तान कहां पे लैग कर रहा था, और इंडिया देखेगा कि वो कहां पे लैग कर रहा था। कि ऑल्दो तो मैं कहूंगा इंडिया बहुत सारी जगहों पे लैग कर रहा था, लेकिन हम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते, हम अपनी आंखें खोल के बैठे हैं। हम भी जानते हैं कि वो हमारा दुश्मन है, हमारे साथ क्या कर सकता है, तो हमारी तैयारी भी हर तरह से मुकम्मल ही होगी। लेकिन अब उनकी डिटेल मैं आपको थोड़ी सी बताता हूं कि उन्होंने क्या क्या कहा। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के साथ एक तो चाइना है, और चाइना की जो टाइज है वो बहुत स्ट्रेंथन है पाकिस्तान के साथ। यहां पर आपको एक और बात भी बताता चलूं कि यहां पर डॉक्टर विक्टर गाओ का मैं जिक्र करना जरूरी समझूंगा। डॉक्टर विक्टर गाओ वो हैं जो कि चाइना के अनऑफिशियल स्पोक्समैन हैं। चाइना, याद रखिएगा कि ऐसा मुल्क है कि जिसमें आप ये नहीं कह सकते कि वहां पे कोई बंदा कोई भी बात करेगा और उठ के आके कह देगा। वहां पे हर चीज बड़ी कंट्रोल्ड है। वहां पे कोई बंदा भी अगर बात करता है तो वो स्टेट का ही नैरेटिव होता है, या अगर स्टेट का नैरेटिव वो नहीं देगा तो वो बात ही उस तरह से नहीं कर सकता। तो डॉक्टर विक्टर गाओ वो इंसान है कि जो इंडियन चैनल पर बैठ के, जैसे अर्नाब गोस्वामी के सामने उन्होंने कुछ जवाबात दिए, टीआरटी के ऊपर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो हमारे बहन और भाई हैं, हमारा आयरन क्लैड है उनके साथ, हम उनके साथ बहुत ज़्यादा नत्थी हैं और हमारा बॉन्ड उनके साथ कोई भी तोड़ नहीं सकता। ये वो अलल ऐलान बात करते हैं। तो अर्नाब गोस्वामी ने इनसे काफ़ी बदतमीजी भी की जब उसके शो में ये बैठे हुए थे, लेकिन ये अपने स्टैंड से नहीं हटे और इन्होंने बड़ा क्लियर कट मैसेज दिया। वहाँ वो जनरल बख्शी साहब भी मौजूद थे, उन्हें भी उन्होंने यही कहा जी कि पाकिस्तान को अब कमज़ोर ना समझें, हम हर हालत में पाकिस्तान के साथ हैं और उसका साथ हम देंगे जब भी पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को कोई प्रॉब्लम होगा। तो इन चीज़ों को देखते हुए जो परवीन सहाने साहब हैं, उनका भी यही कहना है कि जो चीन है वो पूरी तरह से पाकिस्तान
पाकिस्तान के साथ है, और जब चीन पाकिस्तान के साथ है तो डेफिनेटली वो अपनी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेगा। और टेक्नोलॉजी के बारे में उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त मालूमात दी। उन्होंने कहा जी कि हाईएस्ट लेवल की जो टेक्नोलॉजी है वो चाइना पाकिस्तान को दे रहा है, और ये जो टेक्नोलॉजी वो पाकिस्तान को देने वाला है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। एक रिपोर्ट पहले ये भी आई थी कि 50% डिस्काउंट पे पाकिस्तान को कुछ चीजें मिल रही हैं, लेकिन इनका मानना यह है कि पाकिस्तान को तमाम चीजें बिल्कुल चाइना मुफ्त दे रहा है। एक तो पाकिस्तान को वो स्ट्रेंथन करना चाहता है, और दूसरा उनकी मार्केट जिस तरह से असले की पूरी दुनिया में बना दी है पाकिस्तान ने, तो वो ये जानते हैं कि ये बहादुर लोग हैं, और इन्हें अगर आप कोई चीज भी देंगे और ये लड़ाई में इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद चाइना की मार्केट डबल ट्रिपल मजीद होती जाएगी, आप ये कह सकते हैं कि दुनिया में। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान को J-35 मिलने वाला है। J-35A जो जहाज है ये स्टेल्थ फाइटर है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स इसकी नहीं बताऊंगा क्योंकि हम इस जहाज को ले रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसकी बहुत ज्यादा डिटेल में जानी चाहिए कि इसकी खसूसियात क्या क्या है, लेकिन एक दो मोटी मोटी आपको सिर्फ ये बता देता हूं कि ये स्टेल्थ फाइटर है। स्टेल्थ फाइटर वो होता है जैसे रडार में पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, और इसके अलावा इसके अंदर कुछ जैमिंग सिस्टम और कुछ चीजें इस तरह की हैं जो दूसरे तैयारों से इसे सुपीरियर करती हैं, और ये पाकिस्तान को मिलने वाला है। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हमारे पास पहले आई, पहले हमें पता चला कि यह मिलने जा रहा है पाकिस्तान को कहीं जाके स्टार्ट ऑफ 26 में 2026 में, लेकिन सहाने साहब का यह कहना है कि यह अगस्त से ही इसकी डिलीवरी पाकिस्तान को स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है तो पाकिस्तान पूरी तरह से अपनी तैयारी में लगा हुआ है कि पाकिस्तान की कोई ऐसी चीज ना रह जाए कि जहां पाकिस्तान को यह लगे कि यहां पे मजीद चीजें बेहतर हो सकती थी। तो उनका मानना तो यह है भाई कि अगस्त में इन तमाम चीजों की डिलीवरी शुरू हो रही है। और उसके बाद हम आगे जाते हैं तो पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है वो HQ-9 है, जो आपके मिसाइल्स और बाकी चीजों को इंटरसेप्ट करता है। तो इसी तरह से वो कहता है चाइना का जो लेटेस्ट सिस्टम है वो है HQ-19, वो ले रहा है पाकिस्तान चाइना से, या चाइना पाकिस्तान को डायरेक्टली वो फराम कर रहा है, और जल्द से जल्द होगा। डेट कोई इतनी कंफर्म नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी पाकिस्तान को मिल जाएगा। तो खुदा ना खास्ता आगे अगर कोई भी मार्का होता है तो कुछ भी होता है तो पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम आपको मजीद मैं ये कह सकता हूं कि मजबूत फील होगा। ये इनकी रिपोर्ट से बहुत सारी चीजें जो हैं मैंने उठाई क्योंकि इनके पॉइंट्स मुझे बड़े वैलिड लग रहे थे। ओवरऑल जब इनकी बात सुने तो इनकी बात सुन के आपको एक ही चीज महसूस होती है कि वो पाकिस्तानी फौज को बहुत जैसे कह सकते हैं ना मजबूत फौज तस्वुर करते हैं, और वो बार बार अपने इंडियंस जो हैं उन्हें मुतनब्बे करते रहते हैं कि भाई थोड़ा बच के रहो पाकिस्तान से। ये जो आपका ख्याल है पाकिस्तान के बारे में कि ये कोई पाकिस्तान आराम से हम इसे फतह कर सकते हैं, तो ये भूल जाएं, पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग आर्मी है और उससे जीतना आपके लिए मुमकिन नहीं है। तो ये बात वो बारह अपनी गवर्नमेंट को कह चुके हैं, लेकिन ये बात बहरहाल उन्हें समझ में नहीं आती है। अच्छा, अब उसके बाद पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने दावत दी थी इंडिया को और कहा था कि आए हम बात करते हैं पानी पे, कश्मीर पे, दहशतगर्दी पे, लेकिन इंडियन साइड से कोई इस तरह की पॉजिटिव आगे से कोई रिस्पांस अभी तक होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो जब तमाम चीजों को हम इकट्ठा करते हैं तो हम देखते हैं कि इंडिया की साइड से रिस्पांस ना आने का मतलब यह है कि उनकी नीयत ठीक नहीं है टॉक्स के बारे में। ऑल्दो कि मेरा मानना यह है कि अमेरिका जब इन्वॉल्व है, सऊदी अरब जब इन्वॉल्व है, जब इतने बड़े गारंटर्स इन्वॉल्व होते हैं तो इतना आसान नहीं होता किसी भी चीज़ को सबोटाज करना। और उसके बाद इंडियंस जो हैं वो पूरी दुनिया में इस वक्त मारे मारे भी फिर रहे हैं। उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पहले नेदरलैंड गए, फिर जर्मनी गए, वहां से भी उन्हें को पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। इनफैक्ट बड़ा हार्श रिस्पॉन्स मिला। किसी ने भी उनकी बात के ऊपर जैसे ओके नहीं किया कि हाँ जी हम पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करेंगे। हर बंदे ने उन्हें वही जवाब दिया जो वो पहले जवाब दुनिया को देते आ रहे थे। इतनी एरोगेंस हो गई थी कि इंडियंस ने यह कहना शुरू कर दिया था कि हमें लेक्चर्स मत दें, हमें पता है हमें क्या करना है। एक खुद साख्ता किस्म की वो एक अजमत का शिकार हो चुके थे कि भाई हम कोई बहुत बड़ी चीज बन चुके हैं, और वो अजमत का जो कहते हैं ना पूरा हवा निकल जाना, वो पूरे का पूरा हवा अभी निकला है। तो अभी थोड़ा इंडिया को अंदाजा हो रहा है कि भाई क्या चल रहा है दुनिया के अंदर। तो एक ये रियलिटी चेक भी उन्हें मिला है, फ्रस्ट्रेशन उनकी इंतहा दर्जे को पहुंची हुई है। और आप अगर ये देखते हैं कि मोदी के बयानात को अगर आप उठा के देखें तो जो मोदी साहब के बयानात हैं, कभी वो कहते हैं जी कि रोटी खाओ, पाकिस्तान के नौजवानों को कह रहे हैं नहीं तो मेरी गोली है ही, मतलब इस किस्म का बयान जो प्राइम मिनिस्टर के मुंह पे किसी भी सूरत जेब नहीं देता। मैं तो हैरान होता हूं कि इस बंदे को वोट दे के आपने किस तरह से प्राइम मिनिस्टर बना दिया। मैं इंडियन से बात कर रहा हूं कि मतलब जिस बंदे को यह परवाह नहीं है कि 1.5 अरब इंसान इस खित्ते में रहते हैं और आप उन तमाम की लाइफ को रिस्क पे डालने को तैयार हो सिर्फ इसलिए कि आपकी सियासत चमक जाए, मतलब एक बहुत अजीब सी चीज है। उसके बाद उनका बयान आता है जी कि पाकिस्तान को एक कांटे से तशबीह दे रहे हैं। कभी कहते हैं जी कि पाकिस्तान एक कांटा है जैसे निकालना पड़ेगा, और सामने शायद कोई ज़ॉम्बीज़ नमा की वो कहते हैं ना ऑडियंस मौजूद होती है, वो तालियां बजाना शुरू कर देते हैं, हाँ जी ज़बरदस्त, आपने बहुत अच्छी बात की। तो अपने
ऑडियंस को या अपनी जो डोमेस्टिक जो उनकी वो है, उनका जितना भी एटमॉस्फेयर चल रहा है उसे सेटिस्फाई करने के लिए वो इस तरह की बातें वहां पे फरमाते रहते हैं। लेकिन हमारे बयानात पाकिस्तान के बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हैं। अच्छा, अब अगर आप ये देखते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिसी अब इस तमाम सिचुएशन के ऊपर क्या चल रही है, तो पाकिस्तान में जो DGISPR हैं तो वो तो क्लियर कट कह चुके हैं कि पहले भी आपने हरकत की थी, अभी भी आपको शौक पूरा करना है तो कर लो। तो पाकिस्तान की जो पॉलिसी है ना, वो तो स्ट्रेट मैं आपको ये बताऊं कि अब डिफेंसिव से थोड़ी ऑफेंसिव वाली साइड पे आ चुकी है। अब हम बैठ के बर्दाश्त करने वाले नहीं। जो ये बात कही जाती थी ना कि इंडिया क्या करेगा, इंडिया क्या करेगा, तो इस वक्त ये हालात है कि इंडिया को भी ये सोचना पड़ रहा है कि अब पाकिस्तान क्या करेगा। अगर पाकिस्तान के अंदर वो गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं तो पाकिस्तान भी उसका जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार बैठा हुआ है। तो हमारी पॉलिसी के अंदर भी क्लियर शिफ्ट है। हम भी अब इंडिया को सीधा सीधा आगे से जवाब दे रहे हैं कि भाई बहुत हो गया, जितना आपने करना था कर लिया, अब मजीद नहीं हो सकता। अब हम आपको ऐसा जवाब देंगे कि आप हमेशा याद रखेंगे। ऑल्दो कि एक जवाब वो ले चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद शायद उनकी तसल्ली नहीं हो रही है। तो चलो भाई लगे रहें। अगर खुदा ना खास्ता कोई ये हरकत दोबारा ऐसा करने की कोशिश अगर करेंगे तो हमने पिछला एक एपिसोड देखा है कि पाकिस्तान ने कैसा परफॉर्म किया है। हम अल्लाह ताला के सामने सजदा कर रहे हैं, हम खुश हैं, हम इस चीज़ अमन को मना रहे हैं कि भाई हम लोगों को जंग नहीं चाहिए थी, लेकिन जब आपने हम पे नाफिज की तो आप देख लें हमने आपको किस तरह का इस पे जवाब दिया। अच्छा जी, अब इसके अंदर एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जी जो पाकिस्तान की तरफ से अब मैं कहूँगा जी कि बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट जो है ना वो चल रही है। वो ये है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल जो हैं हमारे जनरल आसिम मुनीर, वो इस वक्त दौरे पर हैं और वो मुख्तलिफ ममालिक का दौरा कर रहे हैं। तुर्की का उन्होंने दौरा किया, अज़रबैजान का किया, ईरान का किया। ये फातहीन का दौरा था कि जब कोई चीज़ फतह करके, कोई जंग जीत के आप जाते हैं तो जैसे आप शुक्रिया अदा करने जा रहे हैं उन ममालिक का शुक्रिया अदा किया गया और आगे से रिस्पांस भी बड़ा ज़बरदस्त था। और पाकिस्तान को जिस तरह से देखा जा रहा है और जैसे आप रिसीव किया जा रहा है, ये तो अपने दोस्त हैं, लेकिन उसके अलावा भी पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के बारे में जो नज़रें हैं वो तब्दील हो चुकी हैं। जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है वो इस वक्त बहुत बेहतर जा रही है बनिस्बत इंडिया के। आपको सिर्फ इतनी सी मिसाल दे देता हूँ कि मोदी साहब अभी तक अपने मुल्क से बाहर नहीं निकले। अब ये कह सकते हैं कि उनकी अभी तक हिम्मत नहीं हुई है बाहर निकलने की, किस तरह से जाके दुनिया को वो शक्ल दिखाएंगे कि उनके साथ क्या हुआ है। अब चलते हैं जी अपनी अगली स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी भी जी हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताऊं जी कि जो स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट होते हैं ना, जब भी ये कोई बात करते हैं तो ये इनकी बात के पीछे बहुत वजन होता है। ऐसा नहीं होता कि ये अपने बिहाफ के ऊपर कुछ कर दें, इनके पास डाटा चीज़ें मौजूद होती हैं। अब एक करण थापर साहब हैं। करण थापर साहब इंडिया में एक रेनॉन्ड जर्नलिस्ट हैं और ये मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ करते रहते हैं। नजम सेठी साहब का भी इन्होंने इंटरव्यू किया और वहाँ पर काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो गई और उसके बाद उनका ट्विटर भी वहाँ पर बैन कर दिया गया नजम सेठी साहब का। लेकिन ये वायर के नाम से इनका एक चैनल है, उसके ऊपर ये अपना तमाम डिटेल्स जो हैं इनकी आती रहती हैं, इनके वो इंटरव्यूज वगैरह आते रहते हैं। इन्होंने भी एक इंटरव्यू किया जी और वो इंटरव्यू था एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट डॉक्टर अजय साहनी का। अब इन्होंने बड़े टफ क्वेश्चंस उनसे किए। अब ये जो साहनी साहब हैं ये वहाँ के एनालिस्ट हैं जो वहाँ पे बैठ के ये जो है ना तमाम चीज़ों को देख रहे थे इस जंग के हवाले से। जब इनसे क्वेश्चनिंग हुई, अब याद रखिएगा ये कोई पाकिस्तानी नहीं बोल रहा है, ये वहाँ के अपने लोग बोल रहे हैं। वो लोग जो थोड़ी सी समझदार आप कह सकते हैं कि वॉइसेज हैं वहाँ की, वो ये क्या कह रही हैं। उनसे जब उन्होंने सवाल किया कि कौन जीता इस जंग को, तो उन्होंने बड़ा एक पीसफुल आंसर किया। उन्होंने कहा नहीं जी वैसे तो जंग में कोई नहीं जीतता, दोनों ही हार गए। फिर उन्होंने कहा जी जो माहौल पैदा हो चुका है तो दोनों मुल्कों में इंस्टेबिलिटी रहेगी, क्योंकि जंग के माहौल के अंदर कोई स्टेबल तो रह ही नहीं सकता। अगर किसी मुल्क में जंग लगने वाली है या खदशा भी हो जंग लगने वाली है तो वहां कौन इन्वेस्टमेंट करेगा। तो इंडिया जैसे बड़ा जोम है अपनी इकोनॉमी के ऊपर, अगर वो इस माहौल को जारी रखता है या रखना चाहता है तो उसके बाद उसकी इकोनॉमी पे क्या डेंट आएगी, ये एक मतलब आप खुद इस चीज का अंदाजा कर सकते हैं। लेकिन वहां की जो मेंटालिटी आरएसएस की जो गवर्नमेंट में बैठी हुई है इस वक्त, शायद उन्हें अपनी इकोनॉमी से ज्यादा जो अजीज है वो मुस्लिम नफरत है, वो पाकिस्तान से नफरत है, उससे वो बाज नहीं आ रहा है। अब मैं आपको ये बताता हूं जी, उन्होंने कहा जी ये उनसे जब क्वेश्चन किया गया कि जो इंडिया ने अटैक किया था, सो कॉल्ड अटैक जो था जो 6 और 7 की रात को किया गया और जो सिविलियंस के ऊपर उन्होंने हमला किया यहाँ पे, और तो उस पर पूछा गया जी कि क्या उसमें कोई कामयाबी उन्हें हासिल हुई, तो उन्होंने आगे से जवाब दिया सानी साहब ने। उन्होंने कहा जी कोई कामयाबी नहीं थी, कोई नाम सामने नहीं आया, कोई कुछ सामने नहीं आया, ना कोई नंबर पता चला, हमारे पास किसी चीज़ की कंफर्मेशन नहीं है। उन्होंने कहा जी हम आज़ाद ज़राए से कंफर्मेशन लेते हैं, हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं आई कि ऐसा कुछ भी टारगेट वहाँ पे जो इंडिया चाह रहा था वो उन्होंने अचीव कर लिया हुआ। अच्छा, फिर एक बड़े मजाकिया खेज बात है कि जो इंडियन सोशल मीडिया है या इंडियन जो इवन मीडिया भी है, उनका तो खैर जो मीडिया है वो सोशल मीडिया से ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, मैं आपको ये बताऊँ। तो वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान एयरफोर्स को उन्होंने डैमेज किया 20%। तो यही सवाल उनसे किया गया कि पाकिस्तान एयरफोर्स डैमेज हुई, तो उन्होंने आगे से कहा, उसने कहा यार फजूल बात है,
कोई डैमेज नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, ये फॉल्स क्लेम है, सिर्फ फेस सेविंग्स के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं। तो उन्होंने इस चीज़ का भी क्लियर उन्होंने आगे से ये आंसर कर दिया। और एक और बड़ी मजाकिया खेज बात आपने सुनी होगी, आपको याद होगा कि उनके जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, उन्होंने भी यही बात की थी कि जो पाकिस्तान है, इनके डीजीएमओ ने कॉल की और डीजीएमओ ने कॉल करके कहा जी कि सीज फायर हो, तो जी सीज फायर हुआ। इसके ऊपर उनसे जब बात की गई कि ऐसा ही हुआ होगा, आपको लगता है कि जो इंडिया है वो तो अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट को मानने को तैयार नहीं है, वो कहते हैं जी कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं हुई है और हमने तो ये खुद किया और वो भी पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे किया। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि डीजीएमओ लेवल पे इस तरह का बड़ा डिसीजन हो ही नहीं सकता जब तक जो स्टेट खुद फैसला नहीं करती, स्टेट खुद आके कोई बात नहीं करती या उसके पीछे को बहुत हैवी बैकग्राउंड मौजूद नहीं होता, तो डीजीएमओ अपने बिहाफ के ऊपर किसी से इस तरह की बात नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्लियरली इस चीज को नेगेट कर दिया कि ये तो टोटली एक फजूल बकवास किस्म की चीज है कि जो इंडिया इस वक्त नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है कि डीजीएमओ ने कॉल की थी। तो भाई आपको भी पता है अच्छी तरह से क्या हुआ था। अब बार बार हम कहते हैं तो आपके जख्मों पे थोड़ा नमक छिड़का जाता है। बेसिकली अगर आप सुनना ही चाहते हैं तो हमारी ऑडियंस को तो पता है, लेकिन आपको भी बता देते हैं कि भाई जब आपके ऊपर ठीक ठाक किस्म की बम्बारमेंट हुई, जो कि हमारे एनालिस्ट यहां पे हमें बता रहे हैं कि 1965 की जंग से ज्यादा बारूद फेंका गया इंडिया पे, तो तब जाके आपने घुटने टेके और आपने जाके अमेरिका को रिक्वेस्ट की और अमेरिका आया और उसने आके सीज फायर करवाया। और एक ये भी थोड़ी सी राय है कि क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि इंडिया यहां पे पिटे, क्योंकि वो बड़े अरसे से उन्हें तैयार कर रहे थे यहां के लिए कि यहां इलाके का बदमाश आपको बनाना था, लेकिन क्योंकि आप वो बन नहीं पाए और आपने अपने जो मास्टर्स थे उन्हें थोड़ा सा आप ही की जुबान में कहता हूं निराश कर दिया, तो उसके बाद उन्होंने फिर आपको बचाने के लिए दरमियान में इंटरवेंशन की। तो असल में बेसिकली ये हुआ था। फिर जी यही साहनी साहब से दोबारा सवाल किया गया जी कि इंडियन गवर्नमेंट ने तो ये कहा है जी कि कोई भी एक्ट ऑफ टेररिज्म होगा अगर, तो फिर जी दोबारा इस तरह का कोई माहौल पैदा हो सकता है जी। और ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, ठीक है। सिंदूर को ऑल्दो कि हमने थोड़ा बेवा कर दिया था, लेकिन अभी भी उनके मुंह पे भी वो चढ़ा हुआ है कि उन्होंने डोमेस्टिक ऑडियंस को भी थोड़ा सेटिस्फाई करना है। अच्छा, तो इसके अंदर उनका जवाब ये था जी कि एक तो ये इस तरह के बयानात या इस तरह की चीज़ों से पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। आप जो भी इसके ऊपर कहते हैं, उल्टा पाकिस्तान जो है वो ज़्यादा खुल के आपकी वजह से अब सामने आ चुका है। और दूसरा उन्होंने कहा जी कि ये जो सब कुछ मार्का हुआ है, क्योंकि एक बात याद रखिए कि जो भी कोई एनालिस्ट होगा इंडिया का, वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि वो हार गए और बड़ा अच्छा हो गया, वो कभी भी को पाकिस्तान के हक में आके बयानात नहीं देगा। लेकिन वो इतनी बात ज़रूर अगर आपसे कर देते हैं कि जिसमें आपको ये लगता है कि इंडिया के वो हक में प्रोपोगंडा नहीं कर रहे, तो आप उसे फिर भी थोड़ा सा न्यूट्रल जान सकते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि ये जो सारी उनकी फौज है या जो उनके साथ ये सारा मामला हुआ है, उसके अंदर जो इनकॉम्पिटेंस थी वो बेसिकली उनकी सियासी गवर्नमेंट की थी कि उन्होंने गलत फैसले लिए। फौज को उनके फैसले लेने देने चाहिए। जब उन्हें प्रेशराइज करके आप गलत फैसले दिलवाएंगे तो उनसे फिर उन गलतियां होती है। मतलब उनके कहने का यह था कि उनकी फौज तैयार नहीं थी और जबरदस्ती उन्हें जंग में धकेल दिया गया। ऑल्दो कि मेरा मानना यह है कि उनकी फौज तैयार भी होती तो रिजल्ट यही होना था। और मैं अभी भी यही कहता हूं कि फौज हमेशा तैयार ही रहती है, तो जितनी भी उसे पर्दापोशी करने की कोशिश की जाए, बीइंग अ नेशनलिस्ट, शायद आपको बुरा लगता होगा, आप ये बात मतलब ये इंडियंस के लिए मैं कह रहा हूं कि वो ये कहेंगे जी कि हमारी फौज को शायद पूरा मौका नहीं मिला। तो भाई मौका पूरा मिला, इनिशिएट आपने किया। जब इनिशिएट आपने किया तो इसका मतलब आप तैयार थे। हां, हमारे जवाब के लिए आप तैयार नहीं थे, ये आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है जी। राजनाथ सिंह, आपको याद होगा, डिफेंस मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन्होंने कहा था जी कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनके बारे में बात की थी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो इसकी मॉनिटरिंग करे, ये सेफ नहीं है, ठीक है। मतलब एक मुज़ाहिका खेज किस्म की बात, जिस पे उन्होंने मतलब मैं क्या कहूं कि एक अजीब कोई पागलपने की ये सोच हो सकती है कि उन्हें नहीं पता कि सेफ नहीं है, आपको पता है कि सेफ नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि आपके एसेट्स कितने सेफ हैं। तो हमारे पास एक रिपोर्ट आई है जी जो कि इंडिया से मुतल्लिक है और आप हैरान हो जाएंगे ये सुन के कि बेसिकली हुआ क्या है। साउथ एशिया स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट है जी कि 1994 से लेकर 2021 तक 18 वाकयात चोरी के रोनुमा हुए, जिसमें 200 किलोग्राम से ज्यादा यूरेनियम चोरी हो चुका है इंडिया का। जी, इंडिया में इतना यूरेनियम चोरी हो चुका है जनाब। और आगे इसकी लंबी डिटेल्स भी हमारे पास मौजूद हैं कि किस वाक़े में कितना कितना चोरी हुआ। 1998 में 100 किलोग्राम से ज़ायद यूरेनियम स्मगल करने की कोशिश की गई थी। जुलाई 1998 में तमिलनाडु से 8 किलोग्राम एटमी मवाद जो है ना वो मिला था जी। 2000 में 8.3 किलोग्राम, 2001 में मगरबी बंगाल से 200 ग्राम, 2018 में कोलकाता से जी 5 अफराद से 1 किलोग्राम बरामद हो गया। मतलब जी चोरी करके फिर रहे हैं, छापे पड़ रहे हैं, जैसे मतलब होता है ना कि कोई नशे की चीज़ बरामद हो रही है, इस तरह से इंडिया में यूरेनियम बरामद हो रहा है। इतना सेफ है जी वहाँ पे ये सारा कुछ। अच्छा, अब इसके अंदर
जुलाई 2024 में भाभा एटमी तहफ़्फ़ुज़ाती मरकज़ से जो ताबकारी का जो आला था ना जी, जो चेक करने वाला, वो भी चोरी हो गया। एटमी प्रोग्राम तो छोड़ें, आप अपने आले भी सेफ नहीं रख सकते और एतराज़ात करते हैं आप दूसरों पे। मतलब एक बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बात है। तो ये मतलब आप ये सोच सकते हैं कि इंडिया मतलब अगर प्रोपोगंडा भी करता है तो उन्हें तो वो प्रोपोगंडा करने की भी तमीज़ नहीं है कि होता किस तरह से। अच्छा चलें, अब आपको एक चीज़ मैं एंड पे और बताता जाऊं जी, कि ये जो बार बार धमकी दी जा रही है ना पानी की, पाकिस्तान को कहा जाता है कि आपका पानी बंद कर देंगे और एक नैरेटिव बिल्ड होता है कि हमने बूंद बूंद को तरसा देना है पाकिस्तान को जी। अब जी अगर मैं आपको बात बताऊं ना दरियाए सिंध की, तो दरियाए सिंध जो है ये इस दुनिया में लाखों साल से बह रहा है, ठीक है, और इसका एक नेचुरल फ्लो है। इसे रोकना कोई आसान नहीं है। इसे रोकने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में पड़ेगा। और आज से अगर आप ये काम स्टार्ट करते हैं तो 10 से 20 साल लग जाएंगे इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में। ना इंडिया की इकोनॉमी में इतनी जान है कि वो फौरी तौर पर ये कर सके, और ना ही ये मुमकिन है फौरी तौर पे। और जितने भी ये बयानात इंडिया की तरफ से आते हैं, यकीन माने ये फोके बयानात होते हैं अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को सेटिस्फाई करने के लिए या पाकिस्तान की समा खराशी करने के लिए। उन्हें थोड़ा सा कहते हैं ना कि वो बस बातें सुनाने के लिए, हम ये बंद कर देंगे, हम वो बंद कर देंगे। बेसिकली ये प्रैक्टिकली इतनी जल्दी मुमकिन ही नहीं है। और फिर आपको बता रहा हूं कि अगर आज से काम शुरू करते हैं तो 10 से 20 साल में ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है, और वो पाकिस्तान डेवलप होने क्यों देगा। और दूसरी साइड पर एक बड़ी जबरदस्त आपको बात बताता हूं कि दरियाए ब्रह्मपुत्र जो है, जो चाइना से आ रहा है, बहुत बड़ी परसेंटेज जो दाखिल होता है पानी इंडिया में, उसकी दरियाए ब्रह्मपुत्र की है। और दरियाए ब्रह्मपुत्र का जो ओरिजिनेट जो हो रहा है वो चाइना से हो रहा है, और चाइना वहां पे डैम बनाने का प्लान रखता है। अगर ये पाकिस्तान को तंग करने की कोशिश करेंगे तो यकीन माने चाइना उधर से डैम बना के जब इनका पानी बंद करेगा तो इनकी तबीयत साफ हो जाएगी। और इन्हें बड़ी अच्छी तरह से पता है कि चाइना ये करने जा रहा है, और जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए इनके पास वो मशीनरी, वो कैपेबिलिटी मौजूद नहीं है, चाइना के पास वो सब कुछ मौजूद है। तो इसलिए पाकिस्तान को ये वाटर की धमकी देना ये बिल्कुल खाली एक धमकी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। थोड़ा बहुत वो ज्यादा से ज्यादा दरवाजे बंद करके कुछ देर के लिए पानी रोक सकते हैं, लेकिन वो भी एक हद से ज्यादा नहीं, क्योंकि जैसे ही पीछे से वाटर फ्लो आएगा तो जारी बात है डैम ही टूट जाएगा अगर आप उसे रोकने की कोशिश करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि इंडिया की इन फजूल धमकियों में आने से पहले एक दफा ये सोच लिया करें कि चीज प्रैक्टिकली मुमकिन है या नहीं है। उनके लोग ये सोच के बैठे हैं कि शायद वाकई पाकिस्तान का कोई पानी बंद होने जा रहा है। हकीकतन प्रैक्टिकली ऐसा कुछ भी फौरी तौर पर मुमकिन नहीं है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, और जब भी इस तरह की कोई बात अब नरेंद्र मोदी साहब से सुने तो एक ऊंचा सा कहका लगा दिया करें। तो बस यहीं पे आज अपने व्लॉग का इख्तिताम करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।